हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 को। यहां पर आपके सब्जेक्ट का नाम हो जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके दिसंबर 2023 को पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको केवल 5 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। इनके अनुसार सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, यहाँ पर कुछ उद्देश्य भी इसके दिए गए हैं। पहला है नवीन तथ्यों का पता लगाना अथवा पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच एवं परीक्षण करना। दूसरा है उपयुक्त सिद्धांतिक संदर्भ में उनके क्रमों, अंतर संबंधों तथा कार्य कारण व्याख्याओं का विश्लेषण करना तथा नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करना है, जिनसे कि मानवीय व्यवहार का विश्वसनीय और प्रामाणिक अध्ययन किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, देव निदर्शन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा एक देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसका चयन इस प्रकार हुआ है कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हुआ हो। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता उस समूह में जाकर बस जाता है जिसका वह अध्ययन करता है। अनुसंधानकर्ता समूह की सभी क्रियाओं में सक्रिय भाग लेता है और अपने आप को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार होने योग्य बना देता है। इस प्रकार सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के लोगों से घुल मिलकर समूह की गतिविधियों व समस्या का अध्ययन करता है, किंतु इस संबंध में अनुसंधानकर्ता को काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है ताकि किसी भी स्तर पर समूह के सदस्यों को उस पर किसी भी प्रकार की शंका न हो पाए, अन्यथा समूह के सदस्यों के व्यवहार में औपचारिकता एवं कृत्रिमता आ जाएगी और अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहेगा। तो इसे सहभागी अवलोकन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक स्रोत वह कार्य है जो प्राथमिक स्रोत या घटना की व्याख्या और विश्लेषण करता है। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों के बाद लिखे या बनाए जाते हैं और उन्हें प्राथमिक स्रोतों से एक कदम दूर माना जाता है। अधिकांश सामग्रियां आमतौर पर द्वितीयक स्रोत होती है। यहाँ पर कुछ द्वितीयक स्रोत के उदाहरण दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। द्वितीयक स्रोत के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल है, जैसे विद्वानों की पुस्तकें और लेख, जीवनी, इतिहास, साहित्यिक आलोचनाएं, राजनीतिक टिप्पणियां और समीक्षा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रेखाचित्र के किन्हीं 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर रेखाचित्र या ग्राफ के मैंने 2 प्रकार दिए हैं। पहला यहाँ पर दंडारेख, तो आपको सबसे पहले दंडारेख के बारे में लिखना है कि दंडारेख क्या होता है। तो बार ग्राफ गुणात्मक डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने का तरीका है। जानकारी क्षैतिज या लंबवत रूप से प्रदर्शित की जाती है और मात्रा, विशेषताओं, समय और आवृत्ति जैसी वस्तु की तुलना करती है। बार को आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण श्रेणियों पर जोर दिया जाता है। सभी बार को देखकर यह बताना आसान है कि डेटा के एक सेट में कौन से प्रकार दूसरों पर हावी है। बार ग्राफ कई तरीकों से एकल, स्टैक्ड या समूहीकृत हो सकते हैं। इसके बाद है पाई चार्ट। पाई चार्ट का उपयोग डेटा सेट के संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस ग्राफ में एक वृत्त को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जहां प्रत्येक क्षेत्र एक विशेष तत्व के अनुपात को समग्र रूप से दर्शाता है। इस प्रकार इसे सर्कल चार्ट या सर्कल ग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको केवल 3 प्रश्न ही दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न का आपको 200 शब्दों में उत्तर देना होता है।
तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान में मूल चरण कौन कौन से हैं, यानी आपको यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान में मूल चरण या सोपान लिखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति अथवा वैज्ञानिक अन्वेषण के कुछ मौलिक चरण अथवा सोपान हैं जिन्हें इसी क्रम में सभी वैज्ञानिक अध्ययनों में अपनाया जाता है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों का उल्लेख किया है। पहला है कार्यवाही प्रकल्पना, तथ्यों का अवलोकन तथा लेखन, गैर संकलित तथ्यों का वर्गीकरण व संकलन तथा नियम निर्माण अथवा सामान्यीकरण। तो ये चरण जॉर्ज ए लुंडबर्ग द्वारा उल्लेख किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक अनुसंधान के 5 चरण बतलाए हैं। वे चरण कौन से हैं? विषय का चुनाव, अवलोकन द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का परीक्षण तथा नियमों का प्रतिपादन। ये सभी चरण ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा बताए गए हैं। पीवी यंग ने भी सामाजिक अनुसंधान के चरणों के संबंध में निम्नलिखित 4 बातों को उल्लेख किया है। प्रकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का अवलोकन, एकीकरण तथा लेखन, संकलित तथ्यों का श्रेणियों तथा अनुक्रमों में वर्गीकरण तथा वैज्ञानिक सामान्यीकरण अर्थात नियमों का निर्माण करना। अगला प्रश्न यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा देखेंगे। जॉर्ज लुंडबर्ग के शब्दों में सामाजिक विज्ञानियों में यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। मोटे तौर पर अध्ययन के इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति का नाम दिया जाता है। इसके बाद इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक पद है जो उन प्रक्रियाओं के विषय में उल्लेख करता है जिनकी सहायता से विज्ञान बनते हैं। विस्तृत अर्थ में अनुसंधान की कोई भी वह पद्धति जिसके वैज्ञानिक अथवा अन्य निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। तो ये कुछ 2 मुख्य परिभाषाएं हैं इसकी, आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं। इसके बाद हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं देखेंगे। यदि आपके एग्जाम में विशेषताएं भी पूछा जाता है तो आपको विशेषताएं भी लिखनी होती है। तो वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली है सामान्यता, दूसरी है यहाँ पर वस्तुनिष्ठता, इनके बारे में आपको खुद से ही पढ़ लेना है। भविष्यवाणी करने की क्षमता और सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता, ये इसकी 5वीं विशेषता है। 6ठी विशेषता है इसकी सिद्धांतों की स्थापना। इसके बाद है सार्वभौमिकता, तार्किक पद्धति, अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण और सामान्य चरित्र। तो इसकी कुछ 10 विशेषताएं हैं। आप चाहें तो इनके बारे में संक्षिप्त में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इनका उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना होता है, तो आपको लगभग 200 शब्दों में इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्नावली की परिभाषा देखेंगे। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार करके सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेज देता है। सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। सूचना प्राप्त करने की इस विधि को डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली विधि कहते हैं। प्रमुख विद्वानों ने प्रश्नावली को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। लुंडबर्ग के अनुसार मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का वह समूह है जिसे शिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सिन पाओ यंग के अनुसार अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो अनुसूचित अथवा सर्वेक्षण निदर्शन में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। यहाँ पर हम प्रश्नावली और अनुसूची में मुख्य अंतर देखें कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर इनमें पहला अंतर होता है, प्रश्नावली सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, जबकि अनुसूची को लेकर स्वयं अध्ययनकर्ता सूचनादाता के पास जाता है। प्रश्नावली का उपयोग बड़े क्षेत्र में किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में तथ्यों का संग्रह करने हेतु होता है। इसके बाद अधिक सूचनादाताओं से सूचनाएं एकत्रित की जाती है और अनुसूची में सीमित सूचनादाताओं से सूचनाएं एकत्र की जाती है। प्रश्नावली में प्रत्यक्ष संपर्क न होने से गहन अध्ययन संभव नहीं और सूचनादाता तथा अध्ययनकर्ता के प्रत्यक्ष संपर्क होने से गहन अध्ययन संभव है। प्रश्नावली में सूचनादाता का शिक्षित होना अनिवार्य है और अनुसूची में सूचनादाता का शिक्षित होना आवश्यक नहीं।
छठी विशेषता है प्रश्नों का उत्तर स्वयं सूचनादाता लिखता है प्रश्नावली में, जबकि अनुसूची में प्रश्नों का उत्तर अध्ययनकर्ता स्वयं लिखता है। इसकी सातवीं विशेषता हो जाती है अध्ययनकर्ता को घटना स्थल का अवलोकन करने का अवसर नहीं मिलता, जबकि अनुसूची में अध्ययनकर्ता को घटना स्थल का अवलोकन करने का अवसर मिलता है। तो कुछ मुख्य अंतर है प्रश्नावली और अनुसूची में। इसके बाद सेक्शन सी में आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 3 का ही उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होता है और इनका विस्तृत उत्तर आपको लिखना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम में पूछा गया था, उपकल्पना को परिभाषित कीजिए, सामाजिक अनुसंधान में इसकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन आपको खुद से ही तैयार करने हैं, मैं केवल आपको क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में पूछा गया था, निदर्शन किसे कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता बताइए। अगला प्रश्न है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है साक्षात्कार पद्धति के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नांकित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। तो ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, इनका उत्तर आपको स्वयं ही ढूंढना है। तो ये मैंने आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर बताया है। तो आप देख सकते हैं 2023 में आपके किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके आधार पर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है इस बार भी आपके कुछ प्रश्न इसमें से रिपीट होकर पूछे जाए, तो आपको भली भांति ही सभी क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।